जय हिंद दोस्तों। सीडीएस के जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके टॉपिक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज अनुलोम मैरिज। अनुलोम विवाह का अर्थ है व्हाट डज अनुलोम मैरिज मीन्स। कह रहा है कि व्हेन अ हाई कास्ट मैन मैरिड अ लो कास्ट वुमन, व्हेन अ लो कास्ट मैन मैरिड अ हाई कास्ट वुमन, व्हेन अ हाई कास्ट मैन मैरिड अ हाई कास्ट वुमन, व्हेन अ लो कास्ट मैन मैरिड अ लो कास्ट वुमन। आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह जब जो है उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ग की स्त्री हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो पुरुष जो है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ अगर विवाह करता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुलोम विवाह कहा जाता है। मतलब पॉइंट ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। अच्छा, यहीं पर एक चीज और आप समझ सकते हैं, ये तो अनुलोम हो गया। अगर जो मेल है अगर वो हाई है और जो फीमेल है वो लो कैटेगरी की, लो कास्ट की है, तो ये आपका अनुलोम हो गया। और अगर यहीं पर जो मेल है, मेल लो कैटेगरी का हो और जो फीमेल है, फीमेल हाई कास्ट की हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहां ध्यान देंगे, विच अमंग द फॉलोइंग राजपुताना स्टेट हैड नॉट एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ अकबर। मिडवल से है। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था। आप सब जानते हैं कि जब तक घासों की रोटी, सरिता का बहता पानी, तब तक होगी कुर्बानी पर कुर्बानी। महाराणा प्रताप की ये लाइनें हैं और आप सबको मालूम है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ से बिलोंग करते थे। तो क्या हो जाएगा, आप बताओगे मेवाड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन है, कह रहा हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विच गेव बर्थ टू द cult of extremist nationalism and fearless expression of nationalism। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे। आप सब नाम कैसे भूल सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब का। कौन है, बाल गंगाधर तिलक। हालांकि जो बाल पाल लाल है, बाल पाल और लाल, बाल पाल लाल में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन तीनों को तिकड़ी कहा जाता था, त्रिगुट कहा जाता था। क्या नाम देते थे, तो आप बताओगे त्रिगुट कहा जाता था। तो ये जो इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट वर्ग था उनमें ये प्रमुख लीडर थे। हालांकि इसकी स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया, तो आप बताओगे इसकी स्टार्टिंग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें, तो कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 इज नोन एज बाय विच नेम। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि इंडिया में कुछ जातियां ऐसी थी जिनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था, जो जिनसे कुछ निम्न कार्य कराए जाते थे, जैसे सर पे मैला ढोने की प्रथा होती थी, तो उनको अनटचेबल माना जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए, सबको सोवरेनिटी समानता में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लेकर आया 1955 में, जिसको प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का नाम दिया गया। आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्ट के क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अस्पृश्यता अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको प्रेजेंट टाइम में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2013। आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि मार्च 2013 में कौन से राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। आप सबको मालूम है कि पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करने वाले दो महत्वपूर्ण यहाँ के जो हाई कोर्ट हैं, आप सबको मालूम है कि जो मेघालय और त्रिपुरा थे, इनमें नए हाई कोर्ट्स बनाए गए। मतलब 2 और 4 आपका ऑप्शन बनेगा, मेघालय एंड त्रिपुरा, और ये ऑप्शन है आपका बी, मेघालय और त्रिपुरा में नए हाई कोर्ट्स 2013 में इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा विच न्यू चैप्टर वाज एडेड इन द एक्ट ऑफ 1976 थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो कौन सा अध्याय था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। आपको मालूम है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है भैया, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये कहां से प्रभावित है, तो आप बताओगे जो मौलिक कर्तव्य है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित था, रसिया से, जिसको आप प्रेजेंट टाइम में रसिया का नाम जानते हैं, पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया होता था, और वहां से इसको क्या किया गया, वहां से इसकी प्रेरणा ली गई और भारतीय संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी आपका द बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला प्रश्न कह रहा है अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कैरीड एज पर द प्रोविजन या प्रोसीजर लेड डाउन इन। भारतीय संविधान में संशोधन होता है। आप सबको मालूम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। संशोधन की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है, तो आप बताओगे 368, मतलब आर्टिकल 368 आपका द बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच पॉलिटिकल डिफेक्शन वर बैंड। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। आप सबको मालूम होगा कि बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया, तो आप बताओगे 10th शेड्यूल ऐड किया गया। दैट मीन 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके द्वारा दल बदल को प्रोहिबिटेड कर दिया गया। दल बदल मतलब अगर कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन में इलेक्ट होकर के आया है और अगर वह उस पार्टी का मेंबरशिप छोड़ रहा है, किसी अदर पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका उस पार्टी के साथ साथ उस हाउस की भी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। यही बात लागू किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। हालांकि यहीं पर यह भी कहा गया कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर जो है किसी पार्टी में चले जाएं, अगर 1/3 सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो फिर इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में जो शिवसेना शिंदे गुट था, उसके 1/3 मेंबर कहां चले गए, मतलब बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी में, और शिवसेना 2 भाग में टूट गई। कोर्ट केस के बाद भी उद्धव ठाकरे गुट को इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि 1/3 मेंबर वहां पे चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the constitutional amendment act which became the effective with retrospective effect। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभावी हुआ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभावित हुआ, तो आप बताओगे 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 85वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कह रहा है And there are need to amend the constitution to transfer Indian territory to a foreign nation। कह रहा है कि क्या भारत को, मतलब भारतीय भूभाग को विदेशी राष्ट्रों को हस्तांतरित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ऐसा पहली बार केस आया बेरुबाड़ी संदर्भ में। बेरुबाड़ी एक छोटा सा द्वीप था जिसको पंडित नेहरू सरकार ने बांग्लादेश को दे दिया। बांग्लादेश सरकार को दिया तो विपक्ष ने हंगामा मचाया, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के गाइडलाइन आए। हालांकि उस मामले को तो कोर्ट ने
टच नहीं किया, लेकिन जब से ये कानून कोर्ट का जजमेंट आया कि अब कोई भी अगर लैंड ट्रांसफर करना है किसी विदेशी राष्ट्र को तो अमेंडमेंट करना जरूरी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ही करना होगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा यस। किसी भारतीय भूभाग को विदेशी राष्ट्र को हस्तांतरित करने के लिए क्या संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? यस, पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। अब आप सबसे यह क्वेश्चन कह रहा है एक खगोलीय इकाई, इसको रटना नहीं है, खगोलीय इकाई है, दैट मीन हमारे लिए है ना। तो अब और किसी ग्रह पे तो जीवन है नहीं, पृथ्वी पे है, और हम ही लोग खगोल शास्त्र को मान भी रहे हैं। हमें क्या पता कि मंगल वाले मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं पृथ्वी वाले। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मतलब आपको जो यहां पे आंसर होगा अर्थ एंड सन हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो जो कैंपस है, कैंपस कहां पे है आप बताओगे? कैंपस जो है ये एक्चुअल में ब्राजील है, पराग्वे है, ब्राजील, पराग्वे और जो साउथ वाला मतलब ब्राजील के साउथ वाले क्षेत्र में खासकर ब्राजील हुआ, पराग्वे हुआ, अर्जेंटीना हुआ, उरुग्वे हुआ, अर्जेंटीना है और कौन सा? उरुग्वे है। तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उरुग्वे में कहां पे? तो आप बताओगे उरुग्वे में। तो ये वाला तो गलत, ये नॉर्थ ब्राजील दिया है, अगर यही साउथ ब्राजील लिखा होता तो ये सही हो जाता। लानोज है बेसिकली भैया, लानोज जो है वो वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही है। तो बी वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खासकर पंपास की बात करें तो पंपास भी ब्राजील वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील वाला एरिया आता है। अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, उत्तरी ब्राजील दिया होता, यहां पे अगर नॉर्थ ब्राजील दिया होता तो बिल्कुल उस जो है आंसर सही हो जाता, बट यहां साउथ ब्राजील दिया है इसलिए करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंजल वाटरफॉल, बेयोना वाटरफॉल, स्टैनली वाटरफॉल एंड विक्टोरिया वाटरफॉल। आप सबको मालूम है कि जो एंजल वाटरफॉल है ये ओरिनिको रिवर, हालांकि कभी कभी ओरिनिको लिखता है, नहीं कभी कभी कैरो भी लिख सकता है। कैरो मेजर रिवर है, उसी की ट्रिब्यूटरी है सब। जो बोयामा है वो जायरे में, स्टैनली आपका पड़ेगा स्टैनली कांगो में, और विक्टोरिया जाम्बेजी रिवर पे पड़ेगा। मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन कंपैरिजन टू द लीवर्ड स्लोप। देखो ये स्लोप है। अब मान लीजिए ये इधर वाटर है, मतलब सी है। तो जो विंड आपकी यहां से चलेगी तो ये इस फेस पे जब टकराएगी, इसको हम लोग नाम देते हैं विंडवार्ड स्लोप। क्या नाम देते हैं? विंडवार्ड स्लोप कहते हैं। और जो ये वाला एरिया होगा ये क्या हो जाएगा आप बताओगे? ये लीवार्ड स्लोप हो जाएगा, लीवार्ड स्लोप हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंपैरिजन टू द लीवार्ड स्लोप द विंडवार्ड स्लोप रिसीव्स मच मोर रेनफॉल। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ विच फॉलोइंग रेंज। पवन विमुख ढाल की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, या किस
वर्षा का कारण है। आप सबको मालूम है कि ये इस तरह का जो रेनफॉल है आपका, वो बेसिकली विंड ड्रिवन कहा जाएगा, या इसको पर्वतकृत वर्षा कह सकते हैं, विंड ड्रिवन रेनफॉल कह सकते हैं। ठीक, बाकी साइक्लोनिक रेनफॉल साइक्लोन के टाइम पे होता है। संवहनीय वर्षा मेडिटेरियन एरिया, भूमध्य इक्वेटोरियल एरिया में होती है। ठीक है, और जो एंटी साइक्लोनिक है, एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात का मतलब होता है साफ मौसम, क्लीन वेदर, उसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट कंस्ट्रक्ट अ डेल्टा? निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं कर सकती? आपको दिया है महानदी, गोदावरी, नर्मदा एंड कावेरी। इंडिया में दो रिवर्स हैं, एक तो दो मेजर रिवर हैं, एक नर्मदा और दूसरा ताप्ती। ये दो मेजर रिवर हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं आप बताएंगे? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी, या इनको ज्वारनद मुख भी बोलते हैं। ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? ज्वारनद मुख। तो नर्मदा आपका ऑप्शन यहां पे मिल रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राइस बाउल ऑफ इंडिया। एक्चुअल में राइस बाउल ऑफ इंडिया सीडीएस ने एक क्वेश्चन पूछा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, प्लेन ऑफ सिंधु एंड गंगा रिवर, केरला एंड तमिलनाडु। देखो, एक्चुअल में जो पढ़ने में आपको मिलता है, तो उसमें ये क्वेश्चन जो भारत के चावल का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट को कहा जाता था। छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट को कहा जाता था। अगर दक्षिण भारत के चावल का कटोरा पूछे, चावल का कटोरा, तो यहां पर इसका आंसर था कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा या ड्रेनेज एरिया ऑफ कावेरी। कावेरी का अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र, कावेरी का अपवाह क्षेत्र, कावेरी का अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया ऑफ कावेरी। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा राइस बाउल ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन सीडीएस ने पूछा है, जिसमें इसके लिए जो आंसर है डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, क्योंकि इस रीजन में भी राइस प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इस कारण से इसको ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर इज ऑब्टेन्ड? निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप सबको मालूम है। ऑप्शन ए जादूगोड़ा, बी बैलाडीला, सी है लोहरदगा एंड डी है जो आपकी अभ्रक हिल्स या मिक हिल्स। इसमें आपको मालूम है कि सबसे अच्छा जो लोहा है वो बैलाडीला से मिलता है। कहां से मिलता है? बैलाडीला से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one among the following is a port city of आंध्र प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? ऑप्शन ए काकीनाडा, बी नेल्लोर, सी आनगोले एंड विजयनगरम। आपको बताना है जो आपके आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का यहां पर आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह नगर है। मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर जो है भैया वो कौन सा है? काकीनाडा। काकीनाडा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच स्टेट हैज द मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता सर्वाधिक है? अब आप सबको मालूम है, सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात किया गया है, यहां पे मैक्सिमम परसेंटेज की बात किया गया है, प्रतिशतता की बात किया गया है, तब इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, परसेंटेज नहीं पूछता, नंबर पूछता, तब उत्तर प्रदेश आंसर हो जाता। सबसे ज्यादा संख्या शेड्यूल कास्ट के लोगों की कहां है? उत्तर प्रदेश। और परसेंट में सबसे ज्यादा कहां पे हैं? तो पंजाब आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिखर माउंट पीक इज लोकेटेड, गुरु शिखर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट?
गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है? आप सबको मालूम है कि राजस्थान में जो अरावली माउंटेन है, अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावली की अगर आपसे कहे कि हाईएस्ट पीक कौन सी है तो आप क्या बताओगे? गुरु शिखर है। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो आप बताएंगे गुरु शिखर है। मतलब ए आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन हैवी पेयर्स अकर्स इन पुष्कर हिल्स फ्लड हिट्स विच प्लेस। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। आप सबको मालूम है कि जो बालोतरा प्लेस है, वो बालोतरा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों पर जमकर वर्षा होती है तो वहां पर बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट कह रहा है क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच। आप सबको मालूम है कि क्लोज्ड इकोनॉमी जो इकोनॉमी होती है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बड़े नियम से, बड़े मतलब नियम क्या मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं उस पर। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। यहां की जो क्लोज्ड इकोनॉमी का सवाल है भैया, आपको बताना चाहूंगा मतलब यहां पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों बहुत ही मिनिमम या आप कह सकते हैं प्रोहिबिटेड तक हो सकता है, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी। और 1992 के पहले इंडिया भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी की कंट्री थी। जब 1991-92 में इंडिया ने एलपीजी एक्सेप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किया, तब से इंडिया एक ओपन मार्केट हुआ। अदरवाइज पहले भी इंडिया कैसी थी? क्लोज इकोनॉमी थी। आपका यहां पर आंसर होगा नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट इज कैरीड। मतलब ना तो निर्यात ना ही आयात होता हो तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आप सबको अभी जैसे मैंने समझाया, ठीक है, तो आप सबको यहां पर जब एलपीजी की बात किया मैंने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और यहां क्वेश्चन भी ग्लोबलाइजेशन पूछ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब अपनी मार्केट पूरे विश्व के लिए खोल दिया जाए, पूरे विश्व के लिए जब मार्केट खोल दिया जाए तो उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ ग्लोबल इकोनॉमी, यहां पे द बेस्ट आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखा, यह आपको बताना है। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था श्री एम विश्वेश्वरैया साहब की पुस्तक है। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, ठीक है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक आधार मानी जाती है। तो एम विश्वेश्वरैया इसका आंसर याद रखना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? यूज ऑफ ग्रीन फर्टिलाइजर, ग्रोइंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स और ग्रीन वेजिटेशन। आप सबको मालूम है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग जो क्रॉप्स हैं उनको क्या किया जाता है? उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनको हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो ये हरित क्रांति जो आपका टर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम से रिलेटेड है, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इस पे अपना स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आशा करता हूं आप सब बहुत बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।